पहले डिस्कशन कर लेते हैं अपन। डिस्कशन में जो होमवर्क आपको दे रखा है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का A1 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, A और B दो वेक्टर्स हैं और उनको इक्वल बोल रखा है। तो जैसे आप दो वेक्टर्स को इक्वल करोगे तो λ2 आ जाएगा, μ√3 आ जाएगा, तो λ² प्लस μ² की वैल्यू मिल जाएगी। A2 क्वेश्चन के अंदर अपने को A और B दो वेक्टर्स दे रखे हैं और दोनों वेक्टर्स को पैरेलल बोला हुआ है। तो दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 हो जाए। ये आपके पास -3 है यहाँ पर, तो आप तो इक्वेट करोगे तो 8/2 इक्वल्स टू -3/λ इक्वल्स टू 1/4, तो लैम्डा की वैल्यू -12 आ जाएगी। A3 क्वेश्चन के अंदर आपको चार फोर्सेस दे रखी हैं जो एक पॉइंट O पर अप्लाई हो रही है और इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है आपसे। तो अगर ये चारों फोर्सेस को मैं इन वेक्टर्स को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, ऊपर इस तरीके से बढ़ा दूं, तो ये O पॉइंट हो गया और इसको x एक्सिस इसको y एक्सिस की तरफ मान लेता हूं। चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये जो x एक्सिस की तरफ है इट कैन बी रिटन एज ki कैप। जो ये F2 फोर्स है इसका x के अलोंग और y के अलोंग कंपोनेंट क्या आ जाएगा, k cos 45 k sin 45, तो F2 आ गया। F3 आपके पास y के अलोंग ये तो k j कैप आ जाएगा। F4 जो ये इसका x ये पूरा एंगल हो गया 135 डिग्री, तो cos 135 एंड sin 135 k टाइम्स करोगे तो -k/√2 i कैप एंड प्लस k/√2 j कैप आ गया। रिजल्टेंट का मतलब चारों फोर्सेस ऐड कर दो, तो ये आपके पास टोटल रिजल्टेंट फोर्स आ गई और मैग्नीट्यूड निकालना है तो √(a² + b² करोगे तो आपको यहाँ से मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं A4 में। उसमें आपको तीन A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर दे रखे हैं जिससे एक ट्राइंगल बनाया गया है। तो अब आपके पास अगर यहाँ से तीन वेक्टर को देखें तो क्लियरली दो वेक्टर्स B प्लस C का सम आपको ये दिख रहा है, तो C वेक्टर प्लस D वेक्टर आपके पास ये A वेक्टर हो गया। अगर A वेक्टर को मैं ओरिजिन पे मान लेता हूं तो अपने आप C के पोजीशन वेक्टर और B के पोजीशन वेक्टर आपको मिल जाएंगे। तो आपसे यहाँ पे B वेक्टर भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, तो आपके पास वो रिजल्ट आएगा जो कि आपको B वेक्टर दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो C वेक्टर है उसको बाइसेक्ट करने वाले मीडियन की आपको क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर A B दे रखे हैं और ये इसका मिड पॉइंट है तो आपके पास ये क्या होगा, 0 वेक्टर प्लस B के पोजीशन वेक्टर बाय 2, तो M के अपने पास जो पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे वो अपने पास कितना आ जाएंगे, 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। तो देयरफॉर आपको ये m पता पड़ गया, c पता है, तो देयरफॉर cm जो वेक्टर आपके पास मिलेगा वो cm वेक्टर अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास cm वेक्टर निकालते हैं अपन, तो cm वेक्टर अपने पास क्या आएगा, 2 - 3 दैट इज -i कैप, -1 माइनस तो -2j कैप, -3 + 2 तो कितना हो गया आपके पास -k कैप। तो देयरफॉर जो लेंथ ऑफ मीडियन आपसे पूछा हुआ है कि लेंथ ऑफ मीडियन क्या होगा, तो लेंथ ऑफ मीडियन विल बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ cm वेक्टर व्हिच कम्स आउट टू बी √1 + 4 + 1 दैट इज √6। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, A5 जो क्वेश्चन है वो अपन ने नोट्स कॉपी पे ले रखा है, इसलिए उसको मैं दोबारा नहीं बता रहा, नोट्स से आप रेफर कर लेना वो चीज। नाउ आफ्टर डिस्कशन वी विल मूव ऑन टू थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन अ ट्रायंगल OAB, E is the midpoint of OB and D is a point on AB such that AD is to DB equals to 2:1. तो if OE and AE intersects at a point P, तो P के पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं आपको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रेफरेंस टू ओरिजिन O। तो क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास OAB जो दे रखा है वो एक ट्रायंगल दे रखा है, तो ये OAB जो हो गया ट्राइंगल हो गया जिसमें O दे रखा आपको ओरिजिन पर, तो उसके पोजीशन वेक्टर 0 ले लो, ये A वेक्टर ये B वेक्टर। फर्दर उसमें लिखा हुआ आपके पास E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, तो E जो हो गया वो OB का मिड पॉइंट हो गया, दैट मींस B वेक्टर बाय 2। साथ में लिखा हुआ है D इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट AD इज टू DB है, तो ये 2:1 हो गया आपके पास। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे आप तो AD is to DB 2:1, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 into B वेक्टर, 2 into B वेक्टर प्लस 1 into A वेक्टर डिवाइड बाय 2 + 1 दैट इज 3, तो ये वैल्यू हो गया आपके पास। फर्दर इसमें कहा गया OD, तो ये हो गई OD एंड AE, तो ये हो गया आपके पास AE इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट P, तो P पॉइंट के आपको पोजीशन वेक्टर बताने हैं। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला का रूल, सेक्शन फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि कभी भी दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट किस तरीके से निकाला जाएगा। तो ये पॉइंट P जो है वो आपके पास AE को भी डिवाइड कर रहा है, OD को भी डिवाइड कर रहा है,
तो आप यहां पर क्या करो, इसको λ/1 और μ/1 की फॉर्म में ले लो। तो मान लेता हूं कि पॉइंट P जो है वो O D को डिवाइड कर रहा है सम 1:λ फॉर्म में, और यही पॉइंट P डिवाइड कर रहा है AE को वापस सम 1:μ फॉर्म में। इस फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, जिसका मतलब पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर में दो तरीके से लिख सकता हूं। तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या बनेगा आपके पास, दिस इंप्लाइज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। दो तरीके से अपन क्या क्या लिख सकते हैं उसको, तो एक तो लिख सकते हैं कि अपन मान लें कि ये AE को डिवाइड कर रहा है, तो AE को डिवाइड करेगा तो अपन क्या बोलेंगे इसको 1 into B वेक्टर बाय 2 प्लस म्यू इंटू A वेक्टर। तो ये बनेगा B वेक्टर बाय 2 प्लस म्यू A वेक्टर डिवाइड बाय म्यू प्लस 1। ठीक है, ये अपन ने किससे लिखा है, सिंस P डिवाइड्स AE इन द रेशियो, अपन ने रेशियो लिया हुआ है 1:μ, तो ये उससे लिख लिया अपन ने। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एक और लिख सकते हैं अपन, वो किससे लिखेंगे, OD से। तो लैम्डा इंटू 0 वेक्टर प्लस म्यू इंटू दिस, तो आपके पास बनेगा 2B वेक्टर प्लस A वेक्टर अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1। एक बार इसको वापस देख लेते हैं। अपन ने क्या लिखा, 1 इंटू दिस वेक्टर, डी का जो पोजीशन वेक्टर है, प्लस लैम्डा इंटू 0 वेक्टर डिवाइड बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। तो ये वाली वैल्यू आ गई। ये अपन ने किससे लिखा, सिंस P डिवाइड्स OD इन द रेशियो, वो रेशियो अपन ने क्या लिया हुआ है 1:λ। तो लेकिन पॉइंट तो सेम ही ना आपके पास, तो इसका मतलब पॉइंट अगर सेम है तो अपने पास वो जो पोजीशन वेक्टर है वो दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज ये दोनों पॉइंट्स आपके पास क्या आने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो B वेक्टर अपॉन 2 टाइम्स म्यू प्लस 1 प्लस म्यू A वेक्टर अपॉन म्यू प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 2/3 लैम्डा प्लस 1 B वेक्टर प्लस A वेक्टर अपॉन 3 टाइम्स लैम्डा प्लस 1। यहां से जब आप इनको कंपेयर करोगे A वेक्टर और B वेक्टर को, तो आपके पास कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पे रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 1/2 म्यू प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 2/3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये मैंने B वेक्टर के पोजीशन कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए। इसी तरीके से A वेक्टर की करूंगा तो म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 1/3 लैम्डा प्लस 1। मुझे अब यहाँ पर लैम्डा निकाल लूं या म्यू निकाल लूं, दोनों में से कोई भी अगर एक वैल्यू मिल जाएगी, मुझे लैम्डा मिल जाएगा तो यहाँ रख दूंगा, और यहाँ रख दूंगा, म्यू मिल जाएगा तो यहाँ रख दूंगा। तो जैसे ही मिलेगा मेरे को पोजीशन वेक्टर और पॉइंट P मिल जाएंगे। तो उसको निकालने के लिए दोनों को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जैसे आप इनको डिवाइड करोगे, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी आपके पास, डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर तो दोनों में कट ही जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा आपके पास 1/2 म्यू will be equals to आपके पास हो जाएगा 2। तो म्यू कम्स आउट टू बी 1/4। जब म्यू 1/4 आ गया तो अपन यहाँ पर इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, तो आप इसको क्या करो, पुटिंग 1। जैसे आप इसको फर्स्ट में पुट करोगे आपको क्या मिल जाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P मिल जाएंगे आपको। तो यहां से आपके पास दिस देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ P जो रहेगा पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू, म्यू को आप रख दो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इस जगह लिख लेता हूँ कि फाइनली जब आपने रख दिया तो आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या मिलेंगे, म्यू की वैल्यू 1/4 यहाँ पर रख दो आप। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P जो आपके पास आने वाला है, म्यू को 1/4 रखेंगे तो बनेगा B/2 B वेक्टर बाय 2 प्लस A वेक्टर बाय 4 डिवाइड बाय 1/4 है ना, तो 5/4। यहां से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2B वेक्टर A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर बाय 5। तो ये आपका क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो आपसे पूछा गया था, ये आंसर है। तो ये ध्यान रखना, ये किस तरह का कंसेप्ट है कि अगर आपको कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हुए अगर आपसे पूछी जाए कि इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके पॉइंट बताओ क्या होगा, तो आप उसको दोनों लाइन को मान लेना कि वो पॉइंट भी 1:μ λ/1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर दोनों से लिख लिए और दोनों को इक्वेट कर लो। यहाँ पर A वेक्टर और B वेक्टर, यहाँ पर A वेक्टर आपके पास ये है और B वेक्टर आपके पास ये OB वेक्टर है, तो ये कोलिनियर नहीं है,
इसलिए आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो ए वेक्टर बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स। तो कंपेयर करोगे तो लैम्डा और म्यू में से किसी की भी वैल्यू निकाल लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मिल जाएंगे। यही क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि मान लो एक पार्ट तो आपसे पूछ लिया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बताओ, ये आ गया। दूसरा पार्ट आपसे ये भी पूछ सकता है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी डिवाइड्स चाहे ओडी या ए इन द रेशियो। ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शंस में डिवाइड करेगा। तो वापस वही है, म्यू की वैल्यू तो आएगी, म्यू की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, लैम्डा भी आ जाएगा। तो आपको पी पॉइंट ओडी को किस रेशियो डिवाइड कर रहा है या ए को किस रेशियो डिवाइड कर रहा है वो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस मतलब 3D। तो थोड़ा सा 3D भी अपन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जितना भी अपने को जरूरत पड़ेगी बीच में। तो सबसे पहले 3D में अगर अपन देखें तो अपने पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, OX, OY और OZ। वो आपके पास क्या कहलाती है, तीन एक्सिस। और अब आपके पास अगर OX और OY मतलब X एक्सिस और Y एक्सिस को लेकर एक प्लेन बनेगा, वो कहलाएगा XY प्लेन। Y एक्सिस Z एक्सिस अपने पास बाहर की तरफ है ना, तो ये Y एक्सिस और Z एक्सिस मिलकर ये जो प्लेन बनेगा दिस प्लेन इज नोन एज YZ प्लेन। और एक X एक्सिस और Z एक्सिस बाहर है, ये जो प्लेन बनेगा वो प्लेन क्या कहलाएगा आपके पास ZX प्लेन या XZ प्लेन। तो अपने पास 3D के अंदर अगर अपन बात करें तो आपके पास तीन तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन वो कहलाती है एक्सिस। दो जो आपके पास एक्सिस हैं उनको यूज करके बनाएंगे अपन तो तीन प्लेन्स बन जाएंगे आपके पास XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन। अब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो अपन पहले 2D में देखते हैं कि 2D में अगर अपने को किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है कि अगर ये पॉइंट P है X, Y तो अपन X एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, Y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। तो ये X एक्सिस और Y एक्सिस, तो ये आपके पास डिस्टेंस होता है Y और ये होता है X। तो एक्चुअली वहां पर जो X और Y होते हैं वो क्या होते हैं, एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वेदर X एक्सिस और Y एक्सिस। लेकिन यहाँ पर अगर ये पॉइंट P अगर आपके पास X, Y, Z, P अगर आपके पास 3D में बात करें तो X, Y, Z क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि ओरिजिन से अगर अपन ये वाले पॉइंट की बात करें तो अगर अपन यहाँ पर मान लो A पॉइंट पर पहुंचे तो अपन कुछ Z एक्सिस पर चल रहे हैं, तो अपन Z पे मान लेते हैं कि कुछ ये Z डिस्टेंस यूनिट ट्रेवल करा, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएंगे 0, 0, Z। फिर अगर मैं X एक्सिस की बात करूं तो ये B बोल देता हूं और यहाँ पर बोलता हूं X एक्सिस को चला मैं X यूनिट, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास X, 0, 0। Y एक्सिस पर अगर मैं कुछ डिस्टेंस चल दिया Y तो वो आपके पास यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास 0, 0, Y, 0। ठीक है। अच्छा अब अगर अपने पास यहाँ पर ये X है और ये Z है तो अगर ढंग से देखें अपन तो यहाँ पर अगर आपके पास ये वैल्यू कितनी है X और ये वाली वैल्यू Y है तभी तो जाके आपके पास ये कोऑर्डिनेट क्या बनता है X, Y। तो यहाँ पर देखें X एक्सिस पर X, Z एक्सिस पर Z, तो ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट बनेगा ये वाला कोऑर्डिनेट ये किस प्लेन में आपके पास XZ प्लेन में, तो Y कोऑर्डिनेट तो अभी भी यहाँ पर 0 रहेगा, इसको D बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा X, 0, Z। फिर इस पॉइंट की बात करूं D, E, तो यहाँ पर E के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे अपने पास, ये कौन से प्लेन में आपके पास Y और Z में, तो Y पे Y चले और Z पर Z यूनिट चले तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा अपने पास X को, ये YZ प्लेन है तो X कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, 0, Y, Z। फिर अब आपके पास ये कोऑर्डिनेट हो गया, इस कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, ये कौन सा प्लेन में X और Y, तो ये तो दिख ही रहा है X यूनिट चले Y यूनिट चले तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनता है X, Y, ये X और ये Y और ये XY प्लेन में है तो आपके पास Z कोऑर्डिनेट क्या होगा वहां पर 0 होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा X, Y, 0। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे, तो ढंग से देखो ये जो पॉइंट P है आपके पास यहाँ पर है, तो इसमें अगर आप ये Z यूनिट डिस्टेंस चले हो तो ऑब्वियसली ये और ये बराबर है ना, ये भी तो Z होगा। ये अगर X है ये बराबर है, ये Y है तो ये भी Y है आपके पास। इसका मतलब P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आपके पास आने वाले हैं वो कितना हो आपके पास X एक्सिस पर चले आप X यूनिट, Y एक्सिस पे चले Y यूनिट और Z पे फिर चले आप Z यूनिट। तो इसका मतलब आपके पास इसकी जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे आपके पास X, Y और Z। तो X, Y, Z एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओरिजिन से आप X एक्सिस पर X यूनिट चले, फिर Y एक्सिस पर Y यूनिट चल गए, फिर आप ऊपर आ गए Z यूनिट पर Z की तरफ Z। इसका मतलब आपके पास वो X यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये X बताओगे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पर 2D में बात करें तो X क्या रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम Y एक्सिस। लेकिन यहाँ पर ढंग से देखो जो आप X जो डिस्टेंस है ना वो ये वाला डिस्टेंस है, तो X जो डिस्टेंस है वो किस प्लेन से डिस्टेंस है, ये वाला प्लेन। अगर X यूनिट की बात करते हैं अपन तो ये जो X जो आपके पास डिस्टेंस आएगा
वो किस प्लेन से डिस्टेंस है वो जरा आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो आपके पास जो वाई जेड जो प्लेन है, ये जो प्लेन है आपके पास वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन से ही तो इस पॉइंट पी का डिस्टेंस है ये, क्योंकि ये पॉइंट पी यहाँ है एक्चुअली। तो इससे आप थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करना आप कि आपके पास ये जो प्लेन है ना, आपके पास ये प्लेन आपके पास कौन सा हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, और पॉइंट पी यहाँ पर है। तो पॉइंट पी का ये जो डिस्टेंस आपके पास आएगा वो वही तो है जो एक्स एक्सिस पे चला हुआ है। तो ये डिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, एक्स डिस्टेंस मिलेगा। और ये किससे डिस्टेंस है आपके पास, ओ किससे, वाई और जेड प्लेन से। तो इसका मतलब यहां पर अगर अपन तीसरी चीज बात करें तो अब अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि किसी भी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, या सीधा सा मैं एक्स वाई जेड बोल देता हूं कि अगर कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई जेड है आपके पास, तो उसमें एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स जो होता है वो आपके पास क्या होगा, एलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन। ठीक है, इसी तरीके से y क्या होगा आपके पास, y आपको क्या दिख रहा है, ये डिस्टेंस y है। तो आप ढंग से देखो कि ये जो प्लेन आपके पास था, ये प्लेन कौन सा आपके पास, ये वाला प्लेन, ये प्लेन जो अपने पास एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन से ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके पास। तो इसका मतलब आपके पास जो सॉरी ये एक्सजेड है ना, ये एक्सजेड प्लेन, तो एक्सजेड प्लेन से जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आपके पास क्या कहलाता है, y। तो y क्या होगा आपके पास, एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम कौन सा प्लेन हो गया, ये एक्सजेड प्लेन। और नेक्स्ट जो बचा z, वो z क्या होता है आपके पास, एल्जेब्रिक डिस्टेंस। z किससे डिस्टेंस है आपके पास, जैसे अगर देखें अपन तो x की जब आप बात कर रहे हो तो डिस्टेंस आता है प्लेन yz से, y की जब बात करोगे तो आएगा आपके पास xz से, तो z की बात करोगे तो कौन सा एक प्लेन बचा हुआ आपके पास, xy प्लेन। तो ये आपके पास क्या हो गया, कोई भी पॉइंट P अगर x y z है तो उसमें x y z क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। एल्जेब्रिक डिस्टेंसेस हैं, एल्जेब्रिक इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी पॉइंट P को यहां पर रखा है इसको इस ऑक्टेंट में कि आपके पास x y z तीनों पॉजिटिव है। तो कोई भी एक नेगेटिव होगा तो उसका x y z वही कोऑर्डिनेट कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लग जाएगा, नेगेटिव होने लग जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, यहां से किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस नहीं, प्लेन से डिस्टेंस है। तो अपन कोई भी पॉइंट जब दे रखा होगा आपको तो वहां पे तीन चीजें पूछी जाती हैं। एक तो पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, वो भी अपन निकालते हैं क्या होगा। दूसरा पूछा जाता है पॉइंट का तीनों प्लेन से डिस्टेंस। तो पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस तो उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है विद साइन, ठीक है, एल्जेब्रिक डिस्टेंस है आपके पास ये। तीसरा आपसे पूछा जाता है कि पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा। तो ये जो अपन लिखे हैं ये तीनों क्या है आपके पास, एक्स वाई जेड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द थ्री प्लेन्स पूछा हुआ है। अब अपन यहां पर बात करते हैं कि किसी भी पॉइंट का अगर अब आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम ओरिजिन, ये डिस्टेंस जब आपको निकालना है तो उसके लिए अपन क्या काम करते हैं, पहले यहां पर एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड वेक्टर का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अपने को पता है कि किसी भी पॉइंट का ओपी वेक्टर को अगर अपन लिखते हैं तो ओपी वेक्टर आपके पास क्या बनता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। इसका आंसर बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विल बी एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ विल बी 0 0 0। तो ये आपके पास क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट पी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट हो गया आपके पास। मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब अब आपको पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस जो मिलेगा वो मॉडुलस दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
ये रिलेशन भी आ गया आपके पास। ठीक है, तीसरी चीज मैंने क्या क्या बोला आपसे, एक तो अपने को फाइंड करना होता है पॉइंट देकर उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ये आ गया। पॉइंट देकर उसका 3 प्लेन से डिस्टेंस, वो भी अपना लिख चुके हैं। अब पॉइंट देके उसका पॉइंट का तीनों एक्सिस से डिस्टेंस भी निकालना पड़ता है कि एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या क्या होगा। तो ये दो आपके पास हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस। तो अब अपन देखते हैं कि पॉइंट का तीनों एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन। तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस की जब भी मैं बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोल रहे हैं अपन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम एक्सिस, तीनों एक्सिस से क्या क्या डिस्टेंस होगा उसका, ये रिजल्ट भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो वो रिजल्ट कैसे चेक करेंगे अपन, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर लेता हूं यहाँ पर, हालांकि डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर ही हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करी जाए, तो पॉइंट पी का अगर अपन एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात करेंगे तो यहां पर ये परपेंडिकुलर लेंगे, ये आपके पास डिस्टेंस फाइंड करना आपको ओबी। तो ये ओबी आपके पास डिस्टेंस कैसे आएगा, तो ओबी डिस्टेंस, सॉरी पीबी डिस्टेंस, पीबी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ पीबी वेक्टर एंड पीबी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या बनेगा पीबी वेक्टर आपके पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो अपन एक काम कर लेते हैं, पहले पीबी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो पीबी वेक्टर विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना होगा अपने पास यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो जाएगा आपके पास एक्स आई के वाई जी 0 और 0 है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर दैट इज एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। It comes out to be minus yi cap minus yj cap minus zk cap. So this implies PB जो लेंथ होगी मॉडुलस ऑफ PB वेक्टर comes out to be what, अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये आ गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम किसका x एक्सिस। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ वापस वही बोल रहा हूं परपेंडिकुलर ये हुआ ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस हो गया, फ्रॉम वाई एक्सिस बताओ क्या होना चाहिए आपके पास है। देखो जब अपन ओरिजिन से डिस्टेंस लिखते हैं तो ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला भी अपन ने लिखा कि ओपी जो आता है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का। अगर आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकाले हो तो ढंग से देखो उसमें एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, जब आप y एक्सिस से डिस्टेंस निकालोगे तो क्या गायब हो जाएगा y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और तीसरा रिजल्ट वापस आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम z एक्सिस विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अभी जो अपन ने रिजल्ट्स लिखे हुए हैं उनको एक बार मैं फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अपन ने अभी यहाँ पर क्या देखा कि कोई भी पॉइंट है आपके पास, अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको आपको सबसे पहले अगर 3D में कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे अपन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दूसरा रिजल्ट अपन ने देखा है कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर उस पॉइंट का अगर मुझे प्लेन से डिस्टेंस पूछा जाए तो प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या, अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। फिर y जो होगा अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा प्लेन से होगा, एक्सजेड प्लेन। और z एक्सिस और z क्या होगा उसमें, अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। तीसरा अपन ने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट का अगर अब एक्सिस से डिस्टेंस निकाला जाए तो किसी भी पॉइंट का अगर आप एक्सिस से डिस्टेंस निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो कि अपन वेक्टर फॉर्म बनाकर इसको वेक्टर बना दिया और फिर अपन ने वहां से क्या कर लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया वेक्टर में जो अपन ने पढ़ा था। तो वो आपके पास होता है, अगर एक्स एक्सिस से निकालोगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई एक्सिस से निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड एक्सिस से निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक चीज और इसमें आप देखो, इस क्यूबॉइड के अंदर एक चीज और स्पेशल है कि आपके पास ये जो क्यूबॉइड बना हुआ है इसके अंदर डायगोनल का मतलब हमेशा बॉडी डायगोनल होता है ना, तो ये O और P ये एक बॉडी डायगोनल है आपके पास। ऐसे आपके पास 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे, एक OP, एक हो जाएगा आपके पास CD,
एक हो जाएगा बीई और एक हो जाएगा एएफ। अब इनके बॉडी डायगोनल्स जो भी है ना आपके पास, बॉडी डायगोनल्स के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखो आप। ओपी के बॉडी डायगोनल का एक्स कोऑर्डिनेट का जब आप डिफरेंस देखोगे, ओरिजिन है तो ओरिजिन में तो आपके पास ये 0 0 0 होगा। तो ओपी के बॉडी डायगोनल में जब आप डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस देखोगे तो x माइनस 0 दैट इज x, इट विल गिव यू द लेंथ ऑफ, क्या मिल गया, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड टुवर्ड्स x एक्सिस जो है। फिर y माइनस 0 वापस y एक्सिस पे डिस्टेंस हो गई, मतलब y एक्सिस की तरफ, और z जो हो गया आपके पास z माइनस 0 दैट इज z एक्सिस की तरफ डिस्टेंस। मतलब जो आपके पास बॉडी डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो उनके बीच के डिस्टेंस का मॉडुलस ले लो, वहां से आपको लेंथ ऑफ क्यूबॉइड्स, आपके पास क्यूबॉइड की साइड्स की लेंथ मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल फिर देख लो आप ईबी में, देख लो आप ईबी में एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या होगा, 0 माइनस एक्स का मॉडुलस ले लो दैट इज एक्स, वो क्या होगा, इस क्यूबॉइड की एक साइड की लेंथ होगी। y माइनस 0 मॉडुलस, वो y इस क्यूबॉइड की y वो एक और दूसरी साइड की लेंथ होगी। z माइनस 0 वापस मॉडुलस ले लो तो वो इस क्यूबॉइड की तीसरी साइड की लेंथ होगी। तो बॉडी डायगोनल के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं तो उनके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लोगे तो वहां से आपको क्यूबॉइड के तीनों साइड्स की आपको क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाती है, तीनों एजेस की लेंथ मिल जाती है आपको। 3D के अंदर अपन ने भी देख लिया कि किसी भी पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को क्या क्या बोला जाता है। अब कुछ रिजल्ट्स हैं अपने पास, वो भी देख लेते हैं। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ए और बी दो पॉइंट्स आपको अगर 3D में गिवन है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो आप पहले यहां से वापस वही ए बी वेक्टर निकाल दो, तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर ये हो गया, और इनके बीच का जो लेंथ है वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये जो रिजल्ट्स आपके सामने जो लिखे हुए ना, ये रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है जो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, सिर्फ एक नया कोऑर्डिनेट यहाँ पर z वाली टर्म और इंट्रोड्यूस हो जाती है। सेक्शन फॉर्मूला मैंने इंटरनल वाला लिखा हुआ है, एक्सटर्नल भी सेम, वो माइनस आ जाएगा वहां पर। तो अगर मान लो पॉइंट P A और B को m:2 रेशियो में इंटरनल डिवाइड कर रहा है, तो वही सेक्शन फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n y में, और एक नया कंपोनेंट और आपके पास z भी इंट्रोड्यूस हो गया, जो अपन ने 2D स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, उसमें सिर्फ यहाँ तक ही होता है आपके पास x और y होता है, z और आ गया। वापस ट्राइंगल में बात करें अपन, अगर तीनों वर्टिसेस x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 गिवन है, तो वापस सेंट्रोइड जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, तो नया कोऑर्डिनेट और आ गया। मैंने डायरेक्ट लिखा है xi समीशन xi by 3 समीशन yi by 3 एंड समीशन zi by 3, ये वही लिखा हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, सिमिलरली y के लिए, सिमिलरली z के लिए। इन सेंटर वापस वही होगा कि अगर मुझे लेंथ गिवन है a b और ये c, तो वापस वैसे ही फॉर्मूला होता है a into x1 plus b into x2 plus c into x3 upon a plus b plus c, सिमिलरली y, सिमिलरली z के लिए। टेट्राहेड्रन अभी अपन ने पढ़ाई था, तो ये वापस टेट्राहेड्रन के बारे में वापस अगर बात करें तो टेट्राहेड्रन में भी अपन ने अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन होता है तो अपन ने उसका सेंट्रोइड क्या लिखा था, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर बाय 4, वही पॉइंट्स की फॉर्म में लिखोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4, सिमिलरली y के लिए, सिमिलरली z के लिए। तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, इन पर अपन क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अपन। If the sum of squares of distances of any point from coordinate axis is 50, then find its distance from origin. तो किसी भी पॉइंट का अगर अपने को मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा है, तो लेट पॉइंट P को अपन x y z बोल देते हैं। तो जो गिवन है वो आपके पास क्या गिवन है, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस हो गया x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y एक्सिस से डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और फिर z एक्सिस से डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपको गिवन है 50 इसका होल स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस जो गिवन है आपके पास वो ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब हो गया 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर विल बी इक्वल टू 50। तो ये 25 आ गया आपके पास। आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। तो OP डिस्टेंस होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 5। एक बार देखो इसमें क्वेश्चन में देखा था पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस, तो
तो पॉइंट अगर एक्स वाई जेड है तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और सम ऑफ स्क्वायर्स है, तो सम निकाल दिया, इसका स्क्वायर का ऐड करते जाओ, ये 50 गिवन है, तो वहां से आपके पास ओरिजिन से उस पॉइंट पी का डिस्टेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द रेशियो इन विच एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। तो मैं मान लेता हूं कि अगर ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं तो इनको कोई भी ये प्लेन हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये प्लेन मान लेता हूं मैं कि ये प्लेन इनको एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन, ये पॉइंट कोई भी पी हो गया जहां पर ये प्लेन इसको कट करा, तो ये पॉइंट हो गया 1 2 3 और ये हो गया आपके पास 2 3 6। तो अपन मान लेते हैं कि कुछ λ/1 रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे वो कितना आ जाएगा 2λ+1 डिवाइड बाय λ+1, फिर 3λ+2 डिवाइड बाय λ+1, 6λ+3 डिवाइड बाय λ+1। ये अपन ने सेक्शन फॉर्मूला से लिखी है 2λ+1 अपॉन λ+1। सिमिलरली रिजल्ट आ गया, सिंस ये पॉइंट पी किस पे लाई कर रहा है, दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन। अगर ये एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है तो देयरफॉर जेड कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा 0। तो जेड कोऑर्डिनेट को जब आप 0 करोगे, इसको जब आप 0 कर दोगे तो लैम्डा कम्स आउट टू बी क्या आ जाएगा आपके पास -1/2। अब लैम्डा -1/2 है, इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, किस रेशियो डिवाइड कर रहा है 1:2, लेकिन एक्सटर्नली। ठीक है, ये लैम्डा नेगेटिव आया ना, इसलिए क्या आएगा एक्सटर्नल डिवीजन हुआ, लैम्डा पॉजिटिव आता तो इंटरनल डिवीजन का हो जाता। अब अगर आपसे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स भी पूछे जाए तो लैम्डा तो मिल ही गया है, ये कोऑर्डिनेट 0 हो गया, यहां जैसे ही पुट करोगे आपको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर अ क्यूबॉइड whose edges are parallel to the coordinate axis and the coordinates of two diagonally opposite vertices are given, find the coordinates of remaining vertices। सबसे पहले मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बोला था कि अगर आपके पास डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस गिवन है तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो आपको क्या दे देगी, उस क्यूबॉइड के एक्स जो क्या हो जाएगी साइड की लेंथ आ जाएगी। सिमिलरली वाई से वाई का डिफरेंस से एक और लेंथ आ जाएगी और जेड के डिफरेंस से क्यूबॉइड की तीनों साइड की लेंथ मिल जाएगी आपके पास। इसका अगर अपन यहाँ पे बात करें कि लेंथ अगर अपन बात कर लें कि लेंथ ऑफ साइड्स या एजेस कुछ भी बोल दो ऑफ क्यूबॉइड वो कितनी देगा आपके पास, एक्स एक्सिस की तरफ देखा जाए तो आपके पास 2 - 1, वाई एक्स की तरफ डिस्टेंस उसकी देखी जाए तो वो देगा आपके पास एज लेंथ हो जाएगी आपके पास 2 और जेड की तरफ उसकी एज लेंथ होगी वो कितनी देगा आपके पास 3। अब अगर अपन यहाँ पर क्यूबॉइड बनाते हैं इसके आपको डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस तो गिवन है और कहा गया है कि उसके बाकी वर्टिसेस भी निकाल के बताओ कि उनकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अगर अपन ये क्यूबॉइड बना लेते हैं तो उसमें आपके पास डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस गिवन है, तो अगर ये पॉइंट पी हो गया अपने पास क्या लिखा हुआ है 1 1 3, क्यू लिखा हुआ है आपके पास 2 3 6 और ये डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस आपको गिवन है। तो एज लेंथ मुझे मिल ही चुकी है और अब आपके पास यहाँ पर क्या कह दो कि ये जो आपके पास क्यूबॉइड है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की तरफ ऐसे है, ये एक्स वाई और ये जेड हो गया। तो अपन मान लेते हैं कि ये जो पैरेलल है ये एक्स एक्सिस की तरफ पैरेलल है साइड, ये जो है वाई एक्सिस की तरफ साइड पैरेलल है और ये जो आपके पास है जेड एक्सिस की तरफ पैरेलल साइड है। अपन जैसे क्यूबॉइड में बात करें तो क्यूबॉइड में अगर आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जाते हो तो एक बार पहले मैं यहाँ पर ये आपको समझाता हूँ। इनिशियली अपन अगर बात करें कि ये क्यूबॉइड अगर आपके पास इसका एक वर्टेक्स अगर ओरिजिन पर है तो अपने पास किस तरीके से अपन बाकी वर्टिसेस निकाल लेते हैं। तो जैसे मेरे पास अगर ये मान लेता हूँ कि ये तो एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर जेड एक्सिस पर और ये मान लेता हूँ रेफरेंस ओरिजिन हो गया। मुझे अब मान लो लेंथ गिवन है कि इस क्यूबॉइड की टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एक्स लेंथ है, तो मैं जब एक्स एक्सिस पे चलूंगा तो ये कोऑर्डिनेट मेरे को मिल जाएगा डायरेक्ट x 0 0। वाई एक्सिस की टुवर्ड्स इसकी लेंथ y है, इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे आपके पास 0 y 0। मतलब देखा जाए तो रेफरेंस पॉइंट से अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ चलोगे
तो रेफरेंस पॉइंट और फाइनल जब आप x यूनिट चल गए तो आपके पास सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा, x कोऑर्डिनेट में आएगा, y और z अनअफेक्टेड रहेंगे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट में यहाँ पर मान लेता हूं कि मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन सा हो गया, पॉइंट P हो गया। मैं इससे चलना चालू कर रहा हूं, इससे चलना चालू कर रहा हूं किधर, x एक्सिस की तरफ। तो x एक्सिस की तरफ कितना यूनिट चल रहा हूं, 1 यूनिट। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा इस कोऑर्डिनेट को a बोल देता हूं। अगर आप इधर 1 यूनिट चले हो तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आएगा, तो कोऑर्डिनेट विल बिकम 2 1 3, क्योंकि x एक्सिस की तरफ आप 1 यूनिट डिस्टेंस चलो। y एक्सिस की तरफ वापस रेफरेंस पॉइंट से चलना अपने को, ये पॉइंट b हो गया। तो y एक्सिस की तरफ आप चलो डिस्टेंस 2। तो इस रेफरेंस पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने का आपने सिर्फ y एक्सिस ट्रेवल करा, y डिस्टेंस ट्रेवल करा, वो कितना है 2। तो आपके पास हो जाएगा 1 3 3। सिमिलरली जब आप इस पॉइंट की बात करोगे तो इसको c बोल देता हूं। तो यहां पर आप क्या हुआ, सिर्फ इस रेफरेंस पॉइंट से z की तरफ चले हो, कितना यूनिट 3। तो रेफरेंस पॉइंट में z कोऑर्डिनेट में सिर्फ आपके पास 3 यूनिट का चेंज आएगा, तो वो कोऑर्डिनेट का आएगा बस 1 1 6। ठीक है, चलो अब देखता हूं मैं कि मैं x एक्सिस और y एक्सिस चल लिया, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा आपके पास, x एक्सिस पर y x और y एक्सिस पर y। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा रेफरेंस पॉइंट से, इसमें x और y में चेंज आएगा सिर्फ आपके पास। तो ये होगा x y और रेफरेंस पॉइंट से z कोऑर्डिनेट वापस वो का वही रहने वाला है। तो वही चीज हो गया। अब अपन क्या करें, एक एक प्लेन पकड़ते हैं। अभी तो अपन ने क्या करा, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पकड़ी थी। अब एक एक प्लेन पकड़ना चालू करो। तो एक्स वाई प्लेन की अगर मैं बात करूं तो एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस बढ़ेगा, तो जो ये कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा रेफरेंस पॉइंट से एक्स और वाई में चेंज आएगा। सिर्फ कितना कितना चेंज आएगा, 1 और 2 का। तो यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3, और ये आपके पास 3 रहेगा। सिमिलरली अब मैं रेफरेंस पॉइंट इस पे, अब मैं किस पे कौन से प्लेन में चल रहा हूँ, एक्सजेड प्लेन। तो एक्सजेड प्लेन की जब अपन बात करेंगे तो x और z चेंज होगा, y चेंज नहीं होगा इस रेफरेंस पॉइंट से। तो x चेंज हो रहा है 1 यूनिट से तो 2, y चेंज होगा नहीं, z चेंज हो रहा है 3 यूनिट से 6। एक और जो कोऑर्डिनेट बचा आपके पास, लास्ट कोऑर्डिनेट ये वाला बच गया, ये yz प्लेन पर है। तो yz प्लेन पे चलोगे तो सिर्फ y और z में चेंज आएगा, रेफरेंस पॉइंट से x में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके कोऑर्डिनेट आपके पास x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, y में चेंज आएगा 2 यूनिट का, तो ये होगा आपके पास 3। जेड में चेंज आएगा, यहां से चलने पर जेड से जेड में चेंज आएगा 3 यूनिट का, तो ये हो गया 6। इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, इस पॉइंट इसके बाकी सारे वर्टिसेस आपको मिल चुके हैं। तो एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, कभी भी ऐसे आपके पास क्वेश्चन आए तो आप पहले वो निकाल लिया करो कि आपके पास एज लेंथ क्या क्या आ गई। जब एक बार एज लेंथ आपको मिल गई तो आप रेफरेंस पॉइंट एक पकड़ लो। रेफरेंस पॉइंट से पहले आप टुवर्ड्स एक्सिस चलो, ताकि एक्सिस टू एक्सिस चलो। इस पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट पे एक्स एक्सिस से चलने पर क्या होगा, सिर्फ आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा। फिर पकड़ो प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन, तो रेफरेंस पॉइंट से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बदलेंगे, जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। इस तरीके से अपन क्या होते हैं, अगर बॉडी डायगोनल के कोई भी दो एंड पॉइंट्स आपको पता हो तो बाकी सारे वर्टिसेस अपन उस क्यूबॉइड के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये क्या, एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। इट इज अ स्मॉलर एंगल फॉर्म व्हेन द इनिशियल और द टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ टू वेक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर। मतलब अगर कोई भी दो वेक्टर्स है, मान लो ये ए वेक्टर हो गया और ये दूसरा कोई वेक्टर हो गया, तो अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है आपके पास और इनके बीच में अगर एंगल निकालने के लिए कहा गया है, तो या तो अपन इनके दोनों के इनिशियल पॉइंट ज्वाइन कर दें। तो दोनों के इनिशियल पॉइंट्स अगर अपन ज्वाइन करेंगे तो ये वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर आपके पास ये वाला बन गया। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इनके बीच में दो एंगल आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये। जो छोटा एंगल होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। फर्दर चाहे तो आप उनके इनिशियल पॉइंट ज्वाइन कर दो, चाहे आप उनके टर्मिनल पॉइंट ज्वाइन कर दो। मतलब ये देख लो कि अगर मान लो ए वेक्टर आपके पास जो था उसी में, या तो ये पॉसिबिलिटी या फिर दूसरी आपके पास ये ए वेक्टर था, बी वेक्टर को इसके पैरेलल मूव करके मैं यहाँ पे लेके आ गया। तो इस बार अपन ने क्या करा, इनके टर्मिनल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो टर्मिनल पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो भी आपके पास ये जो स्मॉलर एंगल होगा वो वही होगा। और आप ढंग से देखो तो एक्चुअली ये वही एंगल दिख रहा है, जो वहां पर आपको थीटा था वही एंगल वापस आपके पास थीटा ही दिखेगा। तो दो वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट्स या टर्मिनल पॉइंट्स जो अपन ज्वाइन कर देते हैं, तो जो स्मॉलर एंगल होगा वो आपके पास क्या कहलाता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो रहता है इसकी रेंज होती है आपके पास 0 to पाई। मतलब ये हुआ कि अब अपने पास ये 0 को कब होगा, एक्सट्रीम केस देख लेते हैं। जब दो वेक्टर्स आपके पास इस फॉर्म में हो गए, दोनों आपके पास लाइक वेक्टर्स की फॉर्म में है, तो एंगल जो रहेगा वो आपके पास यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री।
और अगर आपके पास दो वेक्टर्स इस तरीके से हैं कि अनलाइक वेक्टर्स हैं, तो उनके बीच में जो आपके पास थीटा रहेगा वो थीटा रहेगा आपके पास 180 डिग्री। एक चीज और ध्यान रखना कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को एक नोटेशन होता है लिखने का, थीटा जो अपन बोल रहे हैं ना, थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है ना, which can be written as थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर कैप बी वेक्टर। अगर कहीं पर भी आप इस तरीके से लिखा देखो कि ए वेक्टर कैप बी वेक्टर, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बाद अपन मूव करते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो उसमें क्या होता है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, तो दो वेक्टर्स अगर ए वेक्टर बी वेक्टर है और थीटा उनके बीच में एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स ए डॉट बी will be modulus of a vector into modulus of b vector into cos theta। तो ये जो आपके पास a डॉट b जब भी पूछा जाएगा तो उसकी वैल्यू आप मॉड a मॉड b cos theta से हमेशा डिफाइन कर सकते हो। तो आप खुद देख लो कि यहाँ पर कहीं वेक्टर क्वांटिटी बची नहीं है डॉट प्रोडक्ट में, तो ये हमेशा आपके पास क्या बनेगा, स्केलर वैल्यू आएगी, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट को अपन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या अपने पास कि अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है तो उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अपन ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। डेफिनेशन तो अपन ने देखी ली कि मॉड ए, जो आपके पास अगर दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इनटू cos थीटा, जहां पर थीटा उनके बीच का एंगल हो जाएगा। तो यहां पर अपन देखते हैं अगर दो वेक्टर्स आपके पास हैं तो कहीं पे कोई भी दो वेक्टर्स हो तो उनके अपन इनिशियल पॉइंट्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आपके पास वेक्टर हो गए, इनिशियल पॉइंट को O बोल देता हूं, ये आपके पास कोई भी A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, तो इनके टर्मिनल पॉइंट को एक को A और इसको B बोल देता हूं, और थीटा जो है इनके बीच का एंगल है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करता हूं कि B से मैं परपेंडिकुलर डालता हूं इसके ऊपर। तो अब आपके पास यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ये वैल्यू ये अगर M, तो OM जो वैल्यू होगी आपके पास वो क्या होगी, OB अगर ये लेंथ है तो उसका प्रोजेक्शन ही तो होगा आपके पास, तो ये क्या बनेगा आपके पास OP cos थीटा। ठीक है, तो OM जो हो गया वो आपके पास क्या हो गया, OB cos थीटा हो गया आपके पास, और OB जो है वो मैग्नीट्यूड में कितना लिखा हुआ अपने पास, मॉडुलस ऑफ B वेक्टर इनटू cos थीटा। तो ये जो OM आपने लिखा हुआ है, ये OM आपके पास क्या है, B वेक्टर का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, A वेक्टर के ऊपर। ये जो OM है दिस इंप्लाइज, ये जो OM अपन ने लिखा हुआ है दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ B vector on A vector। तो therefore A vector dot B vector जो आपके पास लिखा हुआ था वो क्या लिखा था, मॉडुलस ऑफ A vector into मॉडुलस ऑफ B vector into cos थीटा हो गया। तो यहाँ पर मॉड B cos थीटा क्या हो गया आपके पास, OM हो गया, तो ये बन गया मॉडुलस ऑफ A vector into OM। इसका मतलब मैं इसको AB वेक्टर A डॉट B को क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ A वेक्टर into प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर, या फिर इसको और अगर ऐसे लिखे अपन तो ये आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मल्टीप्लाई विद प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर। ये A डॉट B की अपने पास एक डेफिनेशन होगी। ठीक है, अपन ने यहां पर क्या करा, B वेक्टर का A के ऊपर प्रोजेक्शन लिया हुआ है। उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये वैल्यू है, यहां पर ये A है, तो आप प्रोजेक्शन इधर ले लो। ये एंगल थीटा है, ये वेक्टर A है, यहां पर ON जो रहेगा वो आपके पास क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर।
दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास ओ ए कॉस थीटा। ओ ए कॉस थीटा मतलब क्या हो गया आपके पास मॉडुलस ऑफ ए कॉस थीटा। तो दिस फर्दर इंप्लाइज ए डॉट बी विल बी इक्वल टू क्या हो गया आपके पास मॉड ए, मतलब इसको लिख लेता हूं मॉड बी इंटू मॉड ए कॉस थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ये ए डॉट बी का लिखने का एक और तरीका हो गया। इसका मतलब देखा जाए तो डॉट प्रोडक्ट आपको क्या बता रहा है, दो चीजों का प्रोडक्ट जिसमें से एक तो क्या हो गया आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर का तो क्या ले लो मैग्नीट्यूड, और दूसरी क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, अगर आपने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया है तो आप बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लो किसके ऊपर ए के ऊपर, या फिर अगर आपने ए का मैग्नीट्यूड लिया हुआ है तो आप क्या करोगे प्रोजेक्शन लोगे बी वेक्टर का किसके ऊपर ए के ऊपर। तो वो आपके पास देयरफॉर ज्योमेट्रिकली अपन क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट of two vectors is the product of magnitude of either vector and projection of other vector in its direction। ये आपके पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है कि कभी भी आपको दो वेक्टर्स दे रखे हो ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो किसी भी एक वेक्टर की तो ले लो आप मैग्नीट्यूड, और जैसे किसी की भी एक की ले ली मैग्नीट्यूड तो दूसरे वाले का पहले वाले के ऊपर क्या लेना पड़ेगा आपको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये वही लिखा हुआ है अगर ए की मैग्नीट्यूड है तो बी का प्रोजेक्शन ए पर ले लिया, और अगर बी की मैग्नीट्यूड लिए तो ए का प्रोजेक्शन अपन बी पर लेंगे। तो इन शॉर्ट अपन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इस डेफिनेशन से अपन याद रखेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का। अब इनके अपन प्रॉपर्टीज पर मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट पर अपन मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट की, ढंग से समझना और याद रखना इनको। अगर मान लो अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आपस में क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो उनके अलावा अगर यूनिट वेक्टर्स होंगे आई कैप जे कैप के कैप, उनके बीच में भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो अगर अपने को आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप आपके पास 1 होगा। क्यों? बाय द डेफिनेशन अगर अपन आई कैप डॉट आई कैप लिखेंगे तो क्या लिखोगे आप मॉड आई कैप इंटू मॉड आई कैप इंटू क्रॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई और आई, तो कितना हो जाएगा 0। तो यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड 1, ये मैग्नीट्यूड 1 cos 0 1। तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के हमेशा क्या होंगे आपके पास 1 होंगे। फिर आई जे परपेंडिकुलर है, जे के परपेंडिकुलर है, के आई परपेंडिकुलर है, तो आई डॉट जे की अगर अपन बात करेंगे तो उसको अपन क्या लिखेंगे मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप, और आई और जे के बीच में एंगल 90 दैट इज cos 90 डिग्री, दैट इज ई का हो जाएगा 0। इसलिए आई डॉट जे जे डॉट के एंड के डॉट आई आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। तीसरा जो आपके पास प्रॉपर्टी प्रोजेक्शन वाली है, अभी अपन ने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है किसी भी एक की तो मैग्नीट्यूड और दूसरे का पहले वाले के ऊपर प्रोजेक्शन। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होगा ए डॉट बी क्या होगा आपके पास ए का बी पे प्रोजेक्शन आ गया तो मैग्नीट्यूड किसकी होगी बी की, तो उससे आप डिवाइड कर लो। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए डॉट बी, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे हो। ऐसे ध्यान रख लो आप, अगर ए वेक्टर का बी के ऊपर आप प्रोजेक्शन ले रहे हो तो डॉट प्रोडक्ट तो न्यूमरेटर में आएगा, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे हो उसका मॉडुलस क्या होगा डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो बी का ए पर ले रहे हो तो बी ए डॉट बी अपॉन में क्या आएगा ए पर ले रहे हो प्रोजेक्शन तो डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा। ये प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर और अनदर वेक्टर आपके पास वैल्यू होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी ए डॉट ए जो बनेगा वो बनेगा मॉड ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर इंटू कॉस 0 दैट इज मॉड ए स्क्वायर। इसको कई जगह पर आपको ए वेक्टर का स्क्वायर भी लिखा दिखेगा, तो कहीं पर भी अगर वेक्टर का स्क्वायर लिखा दिखे दैट मीन्स उस वेक्टर को उसी के साथ आपको क्या करना है डॉट करना है। फिफ्थ प्रॉपर्टी ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। आप ए डॉट बी लिखोगे तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, बी डॉट ए लिखोगे तो मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। तो वैल्यू तो आपके पास बराबर ही आ रही है, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट
ए वेक्टर का अगर आप डॉट कर रहे हो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे फॉलो करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तीसरा, अगर कोई भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट दे रखा है उसको नेक्स्ट अगर स्केलर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर को आप ए वेक्टर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फिर डॉट प्रोडक्ट कर दो बी के साथ, या स्केलर को आप बी वेक्टर से पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर ए के साथ डॉट ले लो, रिजल्ट सेम ही आएगा। 8 प्रॉपर्टी, अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो ए डॉट बी आपके पास परपेंडिकुलर ही ए डॉट बी अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या होंगे, वेक्टर्स दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। देखो ए डॉट बी की जो डेफिनेशन होती है वो बाय डेफिनेशन मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। अपन बोल रहे हैं कि ए डॉट बी जीरो है। अब अपने को पता है कि ना तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो है, क्योंकि लिखा हुआ है नॉन जीरो वेक्टर से। ए की कंडीशन निकलती है कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास जीरो, और कॉस थीटा जीरो होने का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर आपके पास जीरो आ जाता है तो उसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन ये लिखा होना जरूरी है कि वेक्टर जो है वो नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो नहीं लिखा हुआ और फिर ए डॉट बी जीरो लिखा हुआ है तो परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और ईदर ऑफ द टू वेक्टर्स विल बी नल वेक्टर। और वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर दो वेक्टर्स अगर आपके पास परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आपके पास जीरो ही होगा। ये तो अपने पास 8 प्रॉपर्टीज होगी, और प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं क्या होती है। अगर मुझे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए कहा जाए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो अपने को पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। तो यहां से थीटा जो कॉस थीटा जो आएगा वो आपके पास एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा की वैल्यू वहां से मिल जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी। तो आपको अगर दो वेक्टर्स गिवन है और उनके बीच में आपको एंगल निकालने के लिए कहा जाए कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैलकुलेट करो, तो आप ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड कर लो और डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा वहां पर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आप पहले लिख चुके हो कि थीटा होता है 0 से लेकर पाई तक। तो अब अगर यहाँ पे अगर अपन बात करें कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल एक्यूट हुआ, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल एक्यूट हुआ तो कॉस थीटा क्या होगा आपके पास पॉजिटिव, मतलब थीटा ही बोल रहे हैं कि थीटा जो होगा वो 0 to π/2 होगा, दैट मींस कॉस थीटा पॉजिटिव। तो ए डॉट बी अपन मॉड ए मॉड बी पॉजिटिव होगा, मॉड ए मॉड बी ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव है ही सही, तो इसका मतलब ए डॉट बी क्या होगा आपके पास पॉजिटिव ही होगा। तो अपन यहां से बोल सकते हैं इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is acute, comma then a dot b will be greater than 0। और दूसरी चीज यहां से बोल सकते हैं if angle between two vectors is obtuse, then अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज हुआ मतलब 90 to 180 के बीच में तो cos थीटा नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब न्यूमरेटर नेगेटिव होगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन 0। तो डायरेक्ट कई बार कंडीशंस ऐसी पूछी जाती है, फाइंड द कंडीशन सो दैट द टू वेक्टर्स फॉर्म्स एन एक्यूट एंगल और द ऑब्ट्यूज एंगल। तो डायरेक्ट आप डॉट प्रोडक्ट से बता सकते हो। जीरो वाला केस अपन ने ले लिया कि अगर ए डॉट बी जीरो हुआ तो आपके पास वेक्टर्स क्या हो जाएंगे आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब अगर आपके पास ए वेक्टर, जैसे कि इस तरह के रिलेशंस की यूज होता है कि अगर आपको मैं पूछूं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो क्या बनेगा आपके पास ए डॉट ए दैट इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस ए डॉट बी, और ए डॉट बी और बी डॉट ए एक बार पहले तो लिख देता हूं मैं, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस मॉड बी डॉट बी क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर।
अब अपने को बाय कम्यूटेटिव लॉ अपने को पता है कि बी डॉट ए और ए डॉट बी दोनों बराबर होते हैं। यहां से वैल्यू क्या होगी आपके पास, मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर प्लस मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये आपके पास वैल्यू होगी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के स्क्वायर की। इसको फर्दर और क्या लिख सकते हैं अपन, अगर मुझे एंगल पता हो दोनों के बीच का, तो मॉड ए प्लस मॉड बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है। तो ये रिजल्ट तब आएगा जब आपको दोनों के बीच का एंगल पता होगा, और डायरेक्टली अगर आपको ए और बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट दे रखा है तो आप ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो। इसी में अगर मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगा देता हूं तो आपके पास यहां पर माइनस आ जाएगा। ये आप रिजल्ट ध्यान रखना, ए प्लस बी का अगर ए प्लस बी वेक्टर का अगर होल स्क्वायर दे रखा है तो आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल और आपको बताता हूं। जैसे अपन ने ये तो प्रॉपर्टी बना ली, अगर मान लो आपसे कभी पूछा जाए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर बताओ, तो ये वापस आपके पास क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इसका फॉर्मूला एग्जैक्ट वही बनेगा तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का होता है। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अच्छा, इसमें ये मत कर लेना कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब का भी यही फॉर्मूला रहेगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि आप 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये मीनिंगलेस है, क्योंकि ए डॉट बी जब आपने कर दिया तो एक स्केलर क्वांटिटी बन गई। अब स्केलर क्वांटिटी का किसी वेक्टर से आप डॉट नहीं ले सकते हो, इसलिए अपन ए प्लस बी सिर्फ होल स्क्वायर या ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर में ही ये रिजल्ट अपन यूज कर सकते हैं, क्यूब में नहीं होगा, क्योंकि 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी डॉट सी वो आपके पास डिफाइन नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा आपके पास। तो ये 10th प्रॉपर्टी होगी अपने पास। अब अपन उस पर बढ़ते हैं कि अगर मान लो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर आई जे के कैप के फॉर्म में दे रखे हैं तो अपन उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो 11 if a vector will be equals to a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap and b vector will be equals to a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap, then a dot b will be equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2। ये 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप ध्यान रखो। और ये आया कैसे है, आप इनको इससे डॉट करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे, मतलब क्या हुआ, एक चीज समझना, जैसे a1 i कैप को आप डॉट करोगे a2 i कैप के साथ, तो a1 a2 i डॉट i क्या हो जाएगा 1, तो a1 a2 आ गया। अब a1 i कैप डॉट होगा b2 j कैप के साथ, तो a1 b2 i डॉट j 0, a1 c2 i डॉट k 0, तो सिर्फ सारे जीरो हो जाएंगे, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई सब जीरो होते हैं, इसलिए लगा वही है। आप 2 वेक्टर का डॉट कर रहे हो, इसी तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगाया है, लेकिन आई डॉट जे डॉट के डॉट आई सब जीरो होते हैं, इसलिए डायरेक्ट अपन वहां से क्या बोल देंगे, सिर्फ आई डॉट आई जे डॉट के डॉट के से ही रिजल्ट आने वाला है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अच्छा, अपने को एक चीज पता है कि अगर 2 वेक्टर्स अगर आपके पास दे रखे हैं, मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं बात करता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी वो कितनी होगी, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की रेंज -1 to 1 हो सकती है, तो जब कॉस थीटा 1 हो जाएगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी की बात करूं, विल बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो गया आपके पास -1, दैट विल बी माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड बी वेक्टर।
और तीसरा रिजल्ट एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एनी वेक्टर ए वेक्टर कैन बी रिटर्न एज। कई बार आपको क्वेश्चंस में अज्यूम करना पड़ेगा किसी भी एक वेक्टर को खुद ही के फॉर्म में, तो इस ए वेक्टर को अपन लिख सकते हैं, ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए डॉट आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप। तो ए वेक्टर को आपने उसी खुद ही की फॉर्म में लिख लिया है। तो ये रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि किसी भी वेक्टर को अगर उसी के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना हो तो दैट विल बी ए डॉट आई इंटू आई, ए डॉट जे इंटू जे, ए डॉट के इंटू के। ये रिजल्ट कैसे आता है वो समझते हैं। अपन यहां पर लेट एक वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वेक्टर हो गया। इसको क्या करें, डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अगर इसको मैं आई के साथ डॉट करता हूं तो ये क्या बनेगा आपके पास, ए वेक्टर डॉट आई विल बी इक्वल्स टू एक्स आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0 और के डॉट आई भी क्या हो गया, 0 हो गया। फिर जे के साथ जब डॉट करूंगा तो आई डॉट जे 0, जे डॉट जे 1 तो आ जाएगा वाई, और के साथ जब डॉट करोगे तो आई डॉट के 0, जे डॉट के 0 और के डॉट के 1 तो ये आ जाएगा जेड। तो एक्स वाई जेड की जो आपको वैल्यूज मिली हुई है, ये जो वैल्यूज आपको एक्स वाई जेड की मिली है वो इसमें आप पुट कर दो। तो आपके पास यहाँ पर ए वेक्टर जो बन गया वो क्या बन गया आपके पास, ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप। तो ये तरीका हो गया किसी भी एक वेक्टर को उसके खुद ही की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का। तो ये अपने पास जो प्रॉपर्टीज हो गई 11 प्रॉपर्टीज, और ये कुछ अपन ने जो नोट लिखे हैं इनको ढंग से याद करना, समझ दो, और अब अपन इनसे क्या करते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं। आज का होमवर्क नोट कर लो आप। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 A6, 1 पार्ट 2 A1 से लेकर A5, 2 पार्ट 1 क्वेश्चन 1 2 एंड 2 पार्ट 3 क्वेश्चन 1 एंड 2।